दोस्तों, आज की कहानी बहुत दिलचस्प है, जिसे देखकर मुझे यकीन है कि आपको भी शक होगा कि इसका राइटर शायद अंदाज अपना अपना के इन सीन से प्रेरित है। सस्पेंस अंत तक बना रहता है कि आखिर तेजा कौन है और मार्क कहाँ है, ये एंड में ही पता चलता है। लेकिन अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस नेक काम के लिए आपको एंड तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप मार्क अभी लगा सकते हैं। हेक्टर और क्लारा शहर से दूर एकांत में एक बड़े से घर में रहते थे। उनके घर में रेनोवेशन चल रहा था, जिसके चलते क्लारा ने हेक्टर को एक शॉपिंग लिस्ट दी थी। सुपरमार्केट से लौटने पर कार की डिक्की खराब होने की वजह से वो तमाम आइटम्स उनके ड्राइववे पर बिखरी हुई थी, यानी कि हेक्टर ने वहां रायता फैला दिया था। क्लारा गार्डन में बिजी होती है जब हेक्टर उसके पास आइकिया टाइप का एक टेबल लेके पहुंचता है जो वो खुद असेंबल करने वाली थी। हेक्टर उसे बताता है कि वो अपनी शॉपिंग ट्रिप से थक गया था और उसे आराम की जरूरत है। वो बिस्तर में लेट तो जाता है लेकिन उसको नींद नहीं आती, जिसके चलते वो अपने बिनोकुलस लेके सामने के जंगल का मुआयना करने लगता है और तभी नीचे फोन बजता है। क्लारा अब गार्डन में पानी दे रही होती है। फोन उठाने पर सामने से कोई जवाब नहीं आता और फोन कट जाता है। हेक्टर को ये बहुत अजीब लगता है और वो उसी नंबर पर कॉल बैक करता है। सामने से एक मशीन का जवाब आता है कि वो एक रिस्ट्रिक्टेड नंबर था, या तो वो अपना मैसेज रिकॉर्ड कर दे या अपना एक्सेस कोड दे। तभी क्लारा अचानक से कमरे में दाखिल होती है और हेक्टर के हाथ से फोन गिरकर चेयर के नीचे चला जाता है। क्लारा एक बहुत ही एनर्जेटिक महिला थी और वो हेक्टर को प्यार देने लगती है। तभी हेक्टर की नजर फोन पर पड़ती है जो अब भी ऑन था, यानी कि उनका मैसेज रिकॉर्ड हो रहा था। हेक्टर को प्यार देने के बाद क्लारा गार्डन में अपना टेबल भी असेंबल कर लेती है। दूसरी तरफ हेक्टर अब आराम कुर्सी पर बैठकर फिर से जंगल का मुआयना कर रहा होता है। हेक्टर कहता है वो टेबल उनके बेडरूम के दरवाजे से अंदर नहीं जाएगा। साथ ही वो ये भी जानना चाहता है कि उस शाम डिनर के लिए क्या था। क्लारा कहती है डिनर तो उसे बाहर से ही लाना होगा। अब उन दोनों के बीच ये तय होता है कि अगर वो टेबल बेडरूम में चला गया तो हेक्टर डिनर लाएगा, नहीं तो क्लारा को जाना होगा। क्लारा टेबल लेकर ऊपर चली जाती है और हेक्टर को जंगल में एक युवती नजर आती है जिसने लाल पैंट और सफेद टी शर्ट पहन रखी थी। अचानक से वो युवती अपना टॉप उतार देती है। उसी वक्त क्लारा लौट आती है और बताती है कि वो टेबल उनके बेडरूम में नहीं गया, यानी कि वो खाना लाने जा रही थी। उसे जवाब देते हुए भी हेक्टर का सारा ध्यान जंगल की तरफ ही रहता है। क्लारा के वहां से जाने तक हेक्टर संयम बरतता है और जैसे ही वो गियर डालती है हेक्टर के बिनोकुलर्स फिर से उठ जाते हैं। लेकिन इस बार हेक्टर को वो युवती नजर नहीं आती, तो वो अपना एंगल चेंज कर लेता है और एंगल चेंज करते ही उसे युवती की ब्रा नजर आती है। मनुष्य एक बहुत ही जिज्ञासु प्राणी है, खास तौर पर नर प्रजाति जो मादा को लेकर कुछ ज्यादा ही जिज्ञासु रहती है। अपनी आराम कुर्सी को त्याग कर अब हेक्टर घर के पीछे की सड़क पर आ जाता है, जहां उसे कचरे का एक गिरा हुआ डब्बा और लेडीज साइकिल नजर आते हैं। बहादुर हेक्टर जंगल में दाखिल हो जाता है। कुछ आगे बढ़ने पर उसे युवती के कपड़े और फिर उसके पैर नजर आते हैं। कुछ और पास जाने पर उसे पूरी युवती नजर आ जाती है जो बहुत सुंदर और निर्वस्त्र होती है। इतना ही नहीं, वो बेहोश भी होती है। हेक्टर दूर से ही उसे उठाने की कोशिश करता है। जब सामने से कोई जवाब नहीं आता तो हेक्टर और आगे बढ़ जाता है। हेक्टर एक अच्छा नागरिक था और वो उसकी मदद करना चाहता था, इसलिए वो अब उसके बिल्कुल करीब चला जाता है और तभी कोई उसकी दाहिनी बाजू में कैंची घोंप देता है। हेक्टर जान बचाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। वो कैंची वाला और कोई नहीं, जवान वाला शाहरुख खान था और वो हेक्टर को देख लेता है। गिरता पड़ता हेक्टर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस जाता है। अंदर उसे एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स नजर आता है। कोई जवाब न मिलने पर हेक्टर फैसिलिटी के कैफेटेरिया का कांच तोड़कर अंदर दाखिल हो जाता है। अंदर रेडियो चल रहा होता है और दीवार पर उसे एक उल्टा कैलेंडर मिलता है जिस पर रास्ता बना होता है। हेक्टर अंदर बढ़ता जाता है लेकिन उसे कोई इंसान नहीं मिलता। मिलती है तो एक क्लिनिक और फर्स्ट एड बॉक्स, जिससे वो अपने घाव की पट्टी कर लेता है
और आगे बढ़ने पर उसे एक टेबल पर रखा हुआ वॉकी टॉकी मिलता है। आखिरकार उसकी एक इंसान से बात होती है जो जानना चाहता है कि वो वहां कैसे पहुंचा और उसे वो वॉकी टॉकी कहां मिली। हेक्टर बताता है कि उसकी जान खतरे में है और एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। मजबूरन उसे वहां आना पड़ा और तभी उन दोनों को बिजली कड़कने की आवाज आती है। आदमी कहता है कि वो पास की ही एक बिल्डिंग में है और उसे लेने वहां आ रहा है। हेक्टर उसी रूम में घूमने लगता है। वो दूसरा आदमी एक बार फिर से वॉकी टॉकी पर आता है और हेक्टर से पूछता है कि क्या उसका पीछा करने वाले आदमी के चेहरे पर बैंडेज बंधा हुआ है। हेक्टर कहता है हाँ। आदमी कहता है उसने उस बैंडेज वाले आदमी को सर्विलेंस कैमरा पर बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हुए देखा है। वॉकी टॉकी वाला आदमी रनिंग कमेंट्री देने लगता है और बताता है कि उस आदमी ने अब फेंस को भी फांद लिया है। हेक्टर के कहने पर वो पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उस फैसिलिटी की सभी लाइंस डाउन होती हैं और सेल पर नेटवर्क नहीं आ रहा होता। बैंडेज वाला आदमी लगातार हेक्टर की बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा था। वॉकी टॉकी वाला आदमी उसे पहाड़ी पर बनी साइलो में आने को कहता है। वो साइलो फेंस की दूसरी दिशा में थी। बैंडेज वाला आदमी अब बिल्डिंग में दाखिल हो जाता है। जैसे ही हेक्टर पीछे का दरवाजा खोलता है, पीछे के रास्ते की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। वॉकी टॉकी वाला आदमी उसे आगे बढ़ने को कहता है। बैंडेज वाला आदमी अब कैफेटेरिया में दाखिल हो चुका था। कैफेटेरिया से आगे बढ़ते हुए वो आदमी बिल्डिंग के पीछे वाले रास्ते को भी देख लेता है। वॉकी टॉकी वाला आदमी हेक्टर को दौड़ने के लिए कहता है। दौड़ते दौड़ते हेक्टर थक जाता है और वॉकी टॉकी वाले को लाइट बंद करने के लिए कहता है। तभी हेक्टर को एक कार की आवाज आती है। वॉकी टॉकी वाला आदमी कहता है कि ये वही बैंडेज वाला आदमी है। हेक्टर उठकर साइलो की तरफ दौड़ने लगता है। हेक्टर के दाखिल होते ही वॉकी टॉकी वाला आदमी साइलो का दरवाजा लॉक कर देता है। हेक्टर के पसीने छूट रहे होते हैं और वो उस आदमी से पूछता है कि क्या वो कहीं और जा सकते हैं। वॉकी टॉकी वाला बताता है उसके पास और कोई सुरक्षित जगह नहीं है। हेक्टर को वहां एक कुएं जैसी मशीन नजर आती है और वो आदमी हेक्टर को उसमें छुपने को कहता है। आदमी बताता है उसके पास उस कुएं का हाइड्रोलिक कवर भी है। बाहर बैंडेज वाला आदमी साइलो तक पहुंचने ही वाला था। वॉकी टॉकी वाला कहता है उस कुएं से सुरक्षित कुछ भी नहीं था। वो हेक्टर को कुएं में उतरने के लिए कहता है, इस आश्वासन के साथ कि हैच बंद होने से पहले वो भी अंदर आ जाएगा। बैंडेज वाला आदमी अब उनके दरवाजे तक पहुंच जाता है, जिसे देखकर हेक्टर सीधा कुएं की तरफ दौड़ता है। वो कुएं में उतरकर हैच बंद करने के लिए कहता है। देखते ही देखते हैच बंद हो जाती है, लेकिन वॉकी टॉकी वाला आदमी हेक्टर के साथ कुएं में नहीं जाता। अंदर हेक्टर डूबने ही वाला होता है, लेकिन ऐन मौके पर हैच का टॉप खुलने लगता है। गोते खाता हुआ हेक्टर कुएं से बाहर आ गिरता है। होश संभालते ही हेक्टर देखता है कि बाहर रात के अंधेरे की जगह फिर से दिन का उजाला था। बदहवास हेक्टर बाहर निकल जाता है। उसके पीछे आता हुआ वॉकी टॉकी वाला आदमी अब उससे पूछता है कि वो कौन था। वो हेक्टर को पहचानने से मना कर देता है। जवाब में हेक्टर उससे जानना चाहता है कि आखिर उसने उसके साथ क्या किया, वो कुएं में उसके साथ क्यों नहीं आया था। वॉकी टॉकी वाले को हेक्टर की कोई बात समझ नहीं आती। अब वो हेक्टर से पूछता है कि क्या उस कुएं में सफेद रंग का तरल पदार्थ था, क्या वो पहले मिल चुके हैं। हेक्टर उसे जवाब दिए बिना अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। उस पहाड़ी से उसका घर नजर आता था। हेक्टर बिनाकुलर से घर की तरफ देखता है और उसे कार्ला नजर आती है और फिर वो सीढ़ियों से अपने आप को उस टेबल वाले बॉक्स के साथ उतरता हुआ देखता है। ये देखते ही हेक्टर के घुटने जवाब दे जाते हैं। वॉकी टॉकी वाले को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन घर की तरफ बाइनाकुलर से देखते ही उसके भी होश उड़ जाते हैं। हेक्टर एक ही समय में यहाँ भी था और वहां भी। आखिरकार वॉकी टॉकी वाला फूटता है और हेक्टर को बताता है कि वो समय में वापस चला गया था। हेक्टर कुछ भी बोले बिना उठकर चल पड़ता है। वॉकी टॉकी वाला उसके पीछे दौड़ता है। हेक्टर कहता है कि वो अपने घर जा रहा है और पुलिस को बुलाएगा। अब वॉकी टॉकी वाला उसे समझाता है कि वो घर नहीं जा सकता क्योंकि वो घर पर पहले से ही मौजूद था। दोबारा घर की तरफ देखने पर हेक्टर को उसकी बात समझ आने लगती है। अब वो दोनों अनुमान लगाते हैं कि हेक्टर समय में 1-1.5 घंटा पीछे चला गया था। अब वो आदमी उल्टे हेक्टर से पूछता है कि आखिर वो मशीन में गया कैसे, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वॉकी टॉकी वाला हेक्टर से कहता है कि उसके लिए बेहतर यही होगा कि वो इंतजार करे। कैफेटेरिया में आने पर उसका कांच सही सलामत होता है। दाढ़ी वाला कैलेंडर को उल्टा करता है जो अब बिल्कुल साफ होता है। वो उस पर रास्ता बनाकर 2 क्रॉस खींचता है। पीछे वाला क्रॉस यानी कि हेक्टर जो घर पे था और आगे वाला क्रॉस यानी कि हेक्टर 2 जो उस समय कैफेटेरिया में था। वो कहता है कि पीछे वाला क्रॉस यानी कि हेक्टर 1 एक प्रतिबिंब है जो आगे वाले क्रॉस यानी कि हेक्टर 2
पर आने पर गायब हो जाएगा। वो कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा अगर हेक्टर किसी को कुछ नहीं बताएगा तो। वो सेंटर वीकेंड्स पर बंद होता था और वॉकी टॉकी वाले आदमी को वहां नहीं होना चाहिए था। अब हेक्टर की नजर वहां रखे फोन पर पड़ती है। वो घर पर कॉल लगाता है। ये वही कॉल थी जिसे हेक्टर ने घर पर रिसीव किया था और सामने से कोई जवाब नहीं आया था। इस बार वही घर वाला हेक्टर फोन के इस तरफ था। घर पर जवाब ना मिलने पर हेक्टर ने कॉल बैक किया था। वही कॉल अब सेंटर में आता है। फोन के दूसरी तरफ वही होने लगता है जो उस समय घर पर हुआ था, यानी कि क्लारा हेक्टर को प्यार दे रही थी। हेक्टर 2 अपने प्रतिबिंब को क्लारा के साथ सुनकर जेलस फील करने लगता है। दाढ़ी वाला कहता है कि वो साइलो में जाकर कुएं को फिर से भरेगा और हेक्टर 2 को चुपचाप इस कड़ी को बिना उंगली किए आगे बढ़ने देना होगा। हेक्टर 2 हेक्टर 1 का क्लारा के साथ होना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। दाढ़ी वाला उसे संयम रखने को कहकर साइलो की तरफ बढ़ जाता है। हेक्टर 2 चुप बैठने वालों में से नहीं था। वो वहां से कार की चाबियां उठाता है और बाहर चला जाता है। गाड़ी की चाबियों के साथ फैसिलिटी के गेट की चाबी भी थी। हेक्टर 2 के निकलते ही गेट अपने आप बंद हो जाता है। आगे बढ़ने पर हेक्टर 2 को वो सुंदर युवती साइकिल पर नजर आती है। वो कुछ आगे जाकर गाड़ी रोक देता है और सोचने लगता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए, और तभी पीछे से एक लाल गाड़ी आकर उसे ठोक देती है। हेक्टर 2 की गाड़ी सड़क से उतरकर एक पेड़ से जा टकराती है। इस बार हेक्टर 2 के सर पर चोट लगती है। उसे अपने बाजू पर लगे बैंडेज की याद आती है, जिससे गिरता हुआ खून गायब होने लगा था। हेक्टर 2 वही पट्टी अपने सर के घाव पर बांधने लगता है। हेक्टर 2 अब भी अपने घर वापस जाना चाहता है, जहां हेक्टर 1 भी हो सकता था, इसलिए वो अपने चेहरे को पूरी तरह से ढक लेता है। एक्सीडेंट की आवाज सुन वो युवती भी वहां आ जाती है। लड़की उसकी मदद के लिए एम्बुलेंस को बुलाना चाहती है, लेकिन हेक्टर 2 उसके पीछे चला जाता है। लड़की एम्बुलेंस को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फोन पर भी सिग्नल नहीं होता। वो मदद के लिए किसी को बुलाना चाहती है, लेकिन हेक्टर 2 उसे रोक लेता है। वो कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लड़की एक हेयर ड्रेसर थी और उसके पास कैंची थी, जिससे वो उसके पट्टी का एक्स्ट्रा हिस्सा काट देती है। लड़की साइकिल उठाने जाती है और हेक्टर उसकी कैंची उठा लेता है। कुछ ही दूरी पर वो कचरे का डब्बा भी गिरा होता है। हेक्टर उसी रास्ते से जंगल के अंदर गया था जहां जाकर उसे वो लड़की मिली थी। वो लड़की से कहता है कि उसे उसकी मदद करनी होगी। लड़की कचरे डब्बे के पास अपनी साइकिल गिरा देती है। हेक्टर 2 कचरे में गिरा हुआ एक काला ओवरकोट उठा लेता है। लड़की हेक्टर 2 के साथ जंगल में जाने से मना कर देती है और अब हेक्टर 2 का रवैया बदलने लगता है। वो कहता है कि लड़की को उस पर विश्वास करना होगा, वो बाद में उसको सब कुछ समझा देगा। वो बात इतनी आसान नहीं थी। हेक्टर 2 फिर से एक बार घर की तरफ देखता है तो लड़की जान बचाकर वहां से भाग जाती है। घर पर क्लारा हेक्टर 1 के साथ बैठी होती है। दूसरी तरफ युवती हेक्टर 2 की बात नहीं समझ रही होती। आखिरकार उसे जोर जबरदस्ती करनी ही पड़ती है। आराम कुर्सी पर बैठा हेक्टर 1 अपनी बिनोकुलर से उसी तरफ देख रहा होता है। हेक्टर 2 कैंची की नोक पर लड़की को अपना टॉप उतारने के लिए कहता है। हेक्टर 2 हेक्टर 1 को कैलेंडर वाले रास्ते पर लाना चाहता था। वो लड़की से माफी भी मांगता है, लेकिन कहता है कि इस समय वो उसे कुछ नहीं समझा पाएगा। इसके बाद वो लड़की को उस बड़े से पत्थर के पास ले जाता है। क्लारा खाना लाने घर से निकलने वाली होती है। हेक्टर 2 लड़की को निर्वस्त्र होने के लिए कहता है। लड़की पैंट उतारकर हेक्टर 2 की तरफ बढ़ती है और मौका मिलते ही उसे लात दे मारती है। कुछ ही दूरी पर हेक्टर 2 उसे फिर से एक बार पकड़ लेता है और इस बार वो दोनों एक गड्ढे में गिर जाते हैं। गड्ढे में गिरते ही लड़की बेहोश हो जाती है। हेक्टर 2 जानता है कि अब हेक्टर 1 उस तरफ बढ़ रहा होगा। वो जल्दी से लड़की को निर्वस्त्र कर एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है और समय के अनुसार थोड़ी ही देर में हेक्टर 1 वहां पहुंच जाता है और फिर से वही लकड़ियों वाला सीन दोहराता है। लेकिन इस बार हम हेक्टर 2 के साथ उस सीन को पेड़ के पीछे से देखते हैं। हेक्टर 1 धीरे धीरे लड़की की तरफ बढ़ता है और हेक्टर 2 उसके पीछे पीछे, और मौका मिलते ही उसकी दाहिनी बाजू में कैंची दे मारता है। इस बार हेक्टर 1 अपनी जान बचाकर वहां से दौड़ने लगता है और एक बार फिर से वही जवान वाला सीन दोहराता है, इस बार दूसरे एंगल से। हेक्टर 2 को लगता है उसने सब कुछ ठीक कर दिया और तभी उसे लड़की की चीख की आवाज आती है। वापस जाने पर लड़की पत्थर के पास नहीं होती। दूर से हेक्टर 2 को अपने घर की लाइट्स नजर आती हैं।
वो फेंस तोड़कर घर में दाखिल हो जाता है, घर की फोन लाइन को काट देता है और लड़की को ढूंढने लगता है। स्टेयर से ऊपर जाने पर कोई उस पर वही आइकिया का टेबल दे मारता है। हेक्टर 2 की एक जिज्ञासा उस पर बहुत भारी पड़ रही थी। दोबारा ऊपर जाने पर उसे खिड़की के बाहर एक सीढ़ी मिलती है, लेकिन वो लड़की घर के अंदर ही थी। उससे घबराकर लड़की अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। हेक्टर 2 दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाता है। लड़की छत पर चढ़ने की कोशिश कर रही होती है। हेक्टर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की सीधे नीचे जमीन पर गिर जाती है। नीचे देखने पर हेक्टर 2 को क्लारा जमीन पर गिरी हुई दिखाई देती है। नीचे क्लारा की काली गाड़ी भी खड़ी होती है और तभी हेक्टर 2 को वो बिजली कड़कने की आवाज सुनाई देती है जो उसने फैसिलिटी के अंदर सुनी थी, और वॉकी टॉकी पर भी उसके और दाढ़ी वाले आदमी के बीच में वही बिजली गिरने की बात चल रही होती है। हेक्टर 1 बिल्डिंग के अंदर दाढ़ी वाले से वही बातें कर रहा था। अब हेक्टर 2 सीधे दाढ़ी वाले से बात करने लगता है वॉकी टॉकी पर। वो बताता है कि हेक्टर 1 बेसमेंट में टेबल पर वॉकी टॉकी छोड़ गया था और उसकी पहचान ये है कि उसके चेहरे पर बैंडेज बंधा हुआ है। वो दाढ़ी वाले से कहता है कि वो हेक्टर 1 को उलझाए रखे। वो गाड़ी लेकर वहां पहुंच रहा है। हेक्टर 2 क्लारा की गाड़ी लेकर फैसिलिटी की तरफ दौड़ता है। हेक्टर 2 के पास फैसिलिटी के गेट की चाबी नहीं थी। वो गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो जाता है। आखिरकार हेक्टर 2 साइलो तक पहुंच ही जाता है। अंदर वही कुएं वाली बातचीत चल रही होती है। हेक्टर 2 कांच से झांककर हेक्टर 1 को डराता है। उसे कुएं में बंद कर दाढ़ी वाला बाहर आ जाता है। दाढ़ी वाला आदमी उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो कहता है कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करना होगा। वो पहला इंसान है जिसने टाइम ट्रेवल किया है। उसके पीछे ना जाकर हेक्टर 2 साइलो के अंदर घुस जाता है और लाइटें बंद कर देता है। दाढ़ी वाले के पूछने पर वो बताता है कि उसे दोबारा टाइम में वापस जाना होगा, कुछ गड़बड़ हो गई है। दाढ़ी वाला इसके लिए तैयार नहीं होता। अब हेक्टर 2 हिंसक होने की धमकी देता है। वो कहता है कि वो साइलो के अंदर सब कुछ तहस नहस कर देगा। वो झूठ नहीं बोल रहा था। अब दाढ़ी वाला एक सेल निकालकर घास में फेंक देता है। साइलो में वापस जाने पर वो देखता है कि हेक्टर 2 सिर्फ उसे डरा रहा था। दाढ़ी वाला उसे रिमोट चलाकर दिखाता है जो अब काम नहीं कर रहा था। अब हेक्टर 2 उससे मिसिंग सेल के बारे में पूछता है। झूठ बोलने पर वो दाढ़ी वाले की पिटाई शुरू कर देता है। इसके बाद वो पट्टी निकालकर दाढ़ी वाले को अपने सर की चोट दिखाता है। बाहर आने पर हेक्टर 2 को चमकता है कि उसके साइलो में जाने से पहले ही दाढ़ी वाले ने सेल निकाल लिया था, यानी कि वो पहले से ही जानता था कि वो एक बार फिर से मशीन का इस्तेमाल करेगा और वो उसे रोकना चाहता था। अब वो हेक्टर 2 को बताता है कि टैंक में जाने वाला वो पहला हेक्टर नहीं था, वो दूसरा हेक्टर था जो टैंक में गया था। जब वो कुएं में उतरा था तो पहला वाला पहले से ही साइलो में छुपा हुआ था। वो उसके आने से 30 या 40 सेकंड पहले ही वहां आया था और उसके जाते ही वो भी उसके पीछे चला गया था। उन दोनों के वहां से जाने के बाद हेक्टर 1 वहां पहुंचा था और उसने दाढ़ी वाले को वॉकी टॉकी पर कांटेक्ट किया था। दाढ़ी वाला टैंक 1 को हेक्टर 1 के लिए प्रिपेयर कर रहा था और तभी उसे किसी ने वॉकी टॉकी पर कांटेक्ट किया। वो हेक्टर 3 था। हेक्टर 3 उससे माफी मांगता है और कहता है कि उनका भांडा फूट गया है। हेक्टर 3 ने पूरी साइकिल कंप्लीट की थी और उसने दाढ़ी वाले को बताया था कि आगे क्या होने वाला है, कि कैसे थोड़ी देर में हेक्टर 2 उसके पास आने वाला है। वो हेक्टर 2 को किसी भी हाल में टैंक में जाने से रोकना चाहता था। अब अगर हेक्टर 2 टैंक में गया तो वो हेक्टर 3 बन जाएगा। इसका मतलब कि साइलो से जाकर जो कुछ भी हुआ था वो अब तक हेक्टर 2 के साथ हुआ नहीं था। हेक्टर 3 ने जो भी दाढ़ी वाले को बताया था वो वॉकी टॉकी पर बताया था। हेक्टर 2 वॉकी टॉकी को तोड़ना चाहता है, लेकिन उसके पास ही उसे सेल मिल जाता है और तभी बारिश होने लगती है और पुलिस के सायरन्स की आवाज आती है। हेक्टर 2 यहाँ से आगे की जो जर्नी लेने वाला था उसके बारे में वो सब कुछ जान गया था। इस बार कुएं में जाने से पहले वो अपना ओवरकोट उतार देता है और कुएं में दाखिल होकर अपनी स्वेटशर्ट भी। एक बार फिर से टाइम ट्रेवल वाला सीन दोहराता है। वो उसे बताता है कि उनकी टाइम मशीन काम करती है और उस गधे को बिना ऑथराइजेशन के उस मशीन को ट्राई नहीं करना चाहिए था। वो कहता है कि उसकी मेहरबानी से इस समय दुनिया में 3 हेक्टर घूम रहे थे और उसे उसकी मदद करनी होगी बाकी के 2 को मिटाने के लिए। उसके जाने के बाद हेक्टर 2 टैंक में से बाहर आएगा
और दाढ़ी वाले को उसकी मदद करके हेक्टर 1 को फिर से टैंक में डालना होगा। अब हेक्टर 3 साइलो में एक पैनल के पीछे छुप जाता है और हम एक बार फिर से बिनोकुलर्स वाले हेक्टर 2 को टैंक से बाहर आते हुए देखते हैं। हेक्टर 3 दाढ़ी वाले को हेक्टर 2 को उलझाने के लिए कहता है। हेक्टर 3 को किसी भी हाल में हेक्टर 2 से पहले घर पहुंचना होगा, लेकिन जल्दबाजी में वो गेट की चाबी ले जाना ही भूल गया था। दाढ़ी वाला बताता है कि गेट की चाबी सफेद वाली गाड़ी के साथ है। हेक्टर 3 सफेद गाड़ी ले जाने से मना कर देता है। दाढ़ी वाला अब उसे एक लाल ट्रक देता है। हेक्टर 2 सफेद गाड़ी से बाहर निकलता है और हेक्टर 3 उसके पीछे लाल ट्रक में। सफेद गाड़ी वाले हेक्टर 2 को साइकिल वाली लड़की मिलती है और वो अपनी गाड़ी को थोड़ी दूर ले जाकर रोक देता है। लाल ट्रक वाला हेक्टर 3 हेक्टर 2 को पीछे से जाकर ठोक देता है। गाड़ी उसके नियंत्रण से निकल जाती है और वो आगे गार्बेज ड्रम को भी ठोक देता है। इतना ही नहीं, उसकी खुद की गाड़ी भी सड़क से नीचे उतर जाती है। उस लाल ट्रक में एक वॉकी टॉकी और होती है। अब हेक्टर 3 दाढ़ी वाले को कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि उनका प्लान चौपट हो चुका है। उसे मशीन के साथ उंगली नहीं करनी चाहिए थी। दाढ़ी वाला बताता है कि मशीन को वो लोग 6 महीने बाद स्टार्ट करने वाले थे और वो तब तक रुक नहीं सकता था। हेक्टर 3 कहता है कि अगर उसे आगे का झमेला रोकना है तो उसे हेक्टर 2 को टैंक में जाने से रोकना होगा। लड़की हेक्टर 2 से जब कपड़े पहनकर आगे भागी थी तो उसे हेक्टर 3 मिला था। अंधेरा होते ही वो दोनों हेक्टर के घर की तरफ गए थे। हेक्टर 3 जानता था कि हेक्टर 2 उनके पीछे आने वाला है। लड़की घर के मालिक को ढूंढने जाती है और क्लारा हेक्टर से मिलती है। हेक्टर 3 से क्लारा उसे बताती है कि एक बैंडेज वाला आदमी उनकी प्रॉपर्टी में दाखिल हुआ है। उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, उसने पुलिस को कॉल कर दिया है। और उसी वक्त हेक्टर 2 भी घर में दाखिल हो जाता है। हेक्टर 3 क्लारा को स्टोर रूम में बिठाकर उससे कहता है कि किसी भी हालत में उसे बाहर नहीं आना है। इसके बाद वो सीढ़ी से घर में दाखिल हो जाता है। लड़की सामने वाले कमरे में होती है। हेक्टर 3 ने ही टेबल हेक्टर 2 पर फेंका था। इसके बाद वो लड़की को क्लारा का लाल ओवरकोट पहना देता है और उसके बाल काट देता है। वो कहता है इस वजह से बैंडेज वाला आदमी उसे पहचान नहीं पाएगा। हेक्टर 3 के इशारे पर लड़की ऊपर की तरफ दौड़ती है और हेक्टर 2 उसके पीछे। हेक्टर 3 क्लारा को निकालकर गार्डन में ले जाता है। थोड़ी ही देर में हेक्टर 2 के पकड़ने की वजह से लड़की छत से नीचे गिर जाती है। तभी बिजली चमकती है और हेक्टर 3 क्लारा से कहता है कि थोड़ी देर में बारिश भी होगी। हेक्टर 2 काली गाड़ी लेकर फैसिलिटी की तरफ निकल जाता है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।